आज हम ईएनटी में ऑडियोलॉजी एंड इवैल्यूएशन सेक्शन में ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि साउंड जाता कैसे ईयर में और कौन कौन से पाथवेज होते हैं। तो पहले पिना से साउंड आता है, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाता है, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाता है और उसके बाद फिर ऑसिकुलर चेन से होते हुए फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस में जाता है, फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में इनर ईयर में जाता है, देन ऑडिटरी पाथवे से वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है। तो ये जो पिना से लेकर फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस तक का पाथवे होता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर का और मिडिल ईयर का, वो कहलाता है कंडक्टिव पाथवे। जबकि जब इनर ईयर में वो पहुंच जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, तो वो होता है कॉक्लियर पाथवे। और उस कंडीशन में अगर डिफेक्ट होता है उस रीजन में तो हम उसको बोलते हैं कॉक्लियर डिफेक्ट। और बाकी जो ऑडिटरी पाथवे से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक का पाथवे होता है वो होता है न्यूरल पाथवे। तो यहाँ पर ट्रांसकंडक्शन होता है। तो इनर ईयर में ट्रांसडक्शन भी होता है। ट्रांसडक्शन मीन्स व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म। तो वो ट्रांसडक्शन इनर ईयर में होता है। पिना से फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज में कंडक्टिव पाथवे हो गया। और कोई भी डिफेक्ट अगर इनर ईयर में होता है यानी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, तो ट्रांसडक्शन अफेक्ट होगा, इसलिए कॉक्लियर या सेंसरी हियरिंग लॉस होता है। और अगर कोई डिफेक्ट होता है न्यूरल पाथवे में तो फिर न्यूरल या रेट्रो न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो टोटल 3 पाथवेज होते हैं ईयर के: कंडक्टिव पाथवे, सेंसरी पाथवे एंड न्यूरल पाथवे। कंडक्टिव पाथवे में पिना से लेकर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज तक, देन सेंसरी पाथवे में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एंड न्यूरल पाथवे में ऑडिटरी पाथवे होता है। तो हमको मिडिल ईयर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में, वो क्या होता है? एयर होता है। जबकि मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो इनर ईयर में होता है वो होता है फ्लूइड। तो अगर साउंड एक से दूसरे मीडियम में जाता है तो 99% ऑफ साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए जब साउंड मिडिल ईयर से इनर ईयर में जाता है ना, तो वो साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है ज़्यादातर। और उसको कवर अप करने के लिए मिडिल ईयर क्या करता है कि फोर्स ऑफ साउंड को इंक्रीज कर देता है। इसको बोलते हैं हम इम्पिडेंस मैचिंग। इसलिए हमको मिडिल ईयर की नीड होती है। और अदर फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल ईयर के? डैम्पनिंग ऑफ साउंड भी होता है, जो कि कब होता है? जब 70 डेसिबल से ऊपर का साउंड आए तब। तो ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स का थ्रेशोल्ड भी होता है। इसी टाइम पे जो मिडिल ईयर है ना, साउंड को डैम्प कर देता है। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इम्पिडेंस मैचिंग का होता है, यानी कि साउंड के फोर्स को इंक्रीज करना। Therefore function of middle ear is like transformer action. ट्रांसफॉर्मर एक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी वैसा ही करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हाई वोल्ट की आ जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कर देता है, और जब लो वोल्ट की होती है तो उसको इंक्रीज करता है। तो इसलिए मिडिल ईयर भी जो है ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। और मेन एक्शन जो है मिडिल ईयर का वो एम्पलीफिकेशन होता है, क्योंकि मोस्टली सराउंडिंग जो है वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड से होती है। मोस्टली तो ऐसा नहीं होता है ना कि बहुत ज़्यादा साउंड हो सराउंडिंग में, ज़्यादातर तो हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड से घिरे हुए रहते हैं। तो मोस्टली हमारा जो ईयर है मिडिल ईयर का फंक्शन वो यही होता है, एम्पलीफाई करता है वो साउंड को, एब्जॉर्ब नहीं होने देता है ज़्यादा इनर ईयर तक पहुँचते पहुँचते। देन मिडिल ईयर का ट्रांसफॉर्मर एक्शन कैसे होता है ये हम देखते हैं। इसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो एरियल रेशियो होता है। तो एरियल रेशियो में क्या होता है कि जब साउंड पहुंचता है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज में, तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 3.2 mm²। और इफेक्टिव वाइब्रेटरी एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कितना होता है? 55 mm² होता है। मतलब वाइब्रेशन पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाके स्ट्राइक हो रहा है तो 55 mm² में हो रहा है। जबकि वो एट लास्ट कंडक्टिव पाथवे के लास्ट में क्या है? फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है। तो वहाँ पर जाते जाते उसका सरफेस एरिया कितना हो जा रहा है? 3.2 mm² हो जा रहा है। मतलब कम हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो क्योंकि सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए फोर्स इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम मैकेनिज्म कब यूज़ होता है? जब हम
नेल को वॉल पे हिट करते हैं, कोई भी कील हम ठोकते हैं वॉल पे, तो यही मैकेनिज्म यूज़ होता है। पॉइंटेड सरफेस पे जो फोर्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन एरिया पे, जो सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन पॉइंटेड एंड ब्लंट सरफेस। कि नेल का भी एक पॉइंटेड सरफेस होता है, एक ब्लंट सरफेस होता है, तो जितना वो ब्लंट सरफेस के एरिया और पॉइंटेड सरफेस के एरिया में डिफरेंस होगा ना, उतना ही वो होता है, फोर्स उतना इंक्रीज हो जाता है। इसलिए एरियल रेशियो क्या हो गया, 55/3.2, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय फुटप्लेट ऑफ स्टेपीज का सरफेस एरिया, दैट इज 17। तो ये एरियल रेशियो हो गया। सेकेंड, लीवर रेशियो भी डिपेंड करता है, लीवर रेशियो पे भी डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ मेटेलियर। तो लीवर रेशियो क्या होता है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस एंड इनकस लॉन्ग प्रोसेस। इनकस का जो लॉन्ग प्रोसेस होता है और हैंडल ऑफ मैलियस का जो लेंथ होता है उसमें डिफरेंस जो होता है वो होता है लीवर रेशियो। तो इनकस 1.3 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, मतलब हैंडल ऑफ मैलियस उससे उतना ज़्यादा बड़ा है, 1.3 टाइम्स। तो एग्जाम्पल, अगर 3 पर्सन्स, इस मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो 3 पर्सन्स अगर सेम बिल्ड के एक लाइन में स्टैंड खड़े हुए हैं और पीछे वाला पर्सन सामने वाले को पुश कर रहा है, तो लेस फोर्स से पुश करेगा, उतना ज़्यादा तो फोर्स नहीं आएगा कि वो गिर ही जाए। लेकिन अगर इन केस पीछे वाला पर्सन लंबा है, ज़्यादा लंबा है, और सामने वाले पर्सन को फोर्स से पुश कर रहा है, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा डेफिनेटली। बिल्ट अगर उसका पीछे वाले का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो फ्रंट पर्सन हो सकता है गिर भी जाए या फिर ज़्यादा दूर चला जाए। तो यही जो मैकेनिज़्म है ना, वो यूज़ होता है लीवर रेशियो में, मतलब लेंथ का डिफरेंस। तो टोटल ट्रांसफॉर्मर रेशियो कितना हो गया, 17 × 1.3, दैट इज़ 22। 1.3 टाइम्स ये हो गया लीवर रेशियो, और 17 टाइम्स क्या हो गया, एरियल रेशियो, तो टोटल रेशियो 22 हो गया ना। फेस डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं हम। जब भी साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाता है ना, तो नेक्स्ट टू फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस क्या होता है, कंप्रेशन, और नेक्स्ट टू फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस क्या होती है, ओवल विंडो होती है, तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है। जबकि राउंड विंडो में क्या होता है, रेयरफेक्शन होता है, क्योंकि जो अंदर इनर ईयर में फ्लूइड का मूवमेंट है वो अपोजिट होता है, स्कैला वेस्टिबुलाई में अपोजिट होता है और टिम्पेनाई में उसके अपोजिट होता है। तो इसकी वजह से एक जगह कंप्रेशन होता है और दूसरी जगह रेयरफेक्शन होता है। और बेसल मेम्ब्रेन मूव करती है क्योंकि शेयरिंग एक्शन होता है, शेयरिंग एक्शन इसी वजह से होता है ना, अपोजिट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स की वजह से। तो ये हो गया। देन ऑसिकुलर चेन प्रेफरेंशियल पाथवे होता है नॉर्मली, तो मिडिल ईयर में जाने के लिए, मीन्स साउंड के कंडक्शन के लिए ऑसिकुलर चेन ही प्रेफरेंशियल पाथवे होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि राउंड विंडो से भी साउंड चला जाता है, तो ऑसिकुलर चेन से अगर जाएगा तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज में जाएगा, यानी कि ओवल विंडो में जाएगा, लेकिन कभी कभी राउंड विंडो से भी जाता है। तो जब भी साउंड एक विंडो में जाता है ना, तो कंप्रेशन होता है उस पर्टिकुलर विंडो में और रेयरफेक्शन होता है दूसरे में। मतलब राउंड विंडो से अगर जाएगा तो ओवल विंडो में रेयरफेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब साउंड दोनों ओवल और राउंड विंडो में एक ही टाइम पे पहुंचता है, तो साउंड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि राउंड विंडो से भी जा रहा है, ओवल विंडो से भी जा रहा है, वो दोनों मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे अपोजिट साइड से, क्योंकि फ्लूइड की अपोजिट मूवमेंट हो रही है, तो कैंसिल ही करेंगे डेफिनेटली। तो कैंसिल कर देते हैं। और ये कब होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन में। तो इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन में क्या होता है कि हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर परफोरेशन। तो ये हमने देखा फेस डिफरेंस के बारे में। फिर अब टेस्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, पेशेंट को राइट ईयर की हियरिंग लेस है, हियरिंग लॉस हुआ है थोड़ा सा, तो इसमें हम क्या करेंगे, लोकलाइज करेंगे पहले तो कि क्या है, कहाँ पे हुआ है, उसके बाद डायग्नोसिस करेंगे। अगर हमको डिफेक्ट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफेक्ट को लोकलाइज करने के लिए पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि कंडक्टिव है, न्यूरल है या सेंसरी है, तो उससे फिर हमें साइड भी पता चल सकती है।
तो उसी के बारे में हम आगे कुछ टेस्ट देखेंगे। और ये सारे टेस्ट में ना 512 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सबसे कॉमनली उसी को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ईयर सेंसिटिव होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में। तो सारी फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं होती है हियरिंग के लिए, स्पीच फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट होती है। और स्पीच फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी आती है? 500 आती है, 1000 आती है, 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। तो क्योंकि 512 की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज में फॉल डाउन करती है, इसलिए हम उसको सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं उस ट्यूनिंग फॉर्क को। जबकि मेडिसिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तो लेस देन 512 हर्ट्ज की भी ट्यूनिंग फॉर्क्स यूज़ की जाती है वाइब्रेशन के लिए। लेकिन वो जो ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन है वो बहुत जल्दी डैम्पन हो जाता है, और इसीलिए हम उसको ट्यूनिंग फॉर्क में टेस्ट में यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे उस वाइब्रेशन को, इतनी जल्दी वो डैम डाउन हो जाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है? वाइब्रेट करते हैं हम ट्यूनिंग फॉर्क को, फिर पिना के पास लाते हैं और पिना फिर साउंड रिसीव करता है, देन ईयर के पाथवे से वो साउंड ट्रैवल करता है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का एक जनरल प्रोसीजर होता है। और एयर कंडक्शन से अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो हम ना सारे 3 पाथवेज को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिव पाथवे भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बाद सेंसरी पाथवे से भी जाता है, देन न्यूरल पाथवे से भी जाता है, और उसके बाद ही अल्टीमेटली हमें एयर कंडक्शन से साउंड सुनाई देता है। तो कंडक्टिव पाथवे ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मिडिल ईयर में, नहीं सॉरी, कंडक्टिव पाथवे में मिडिल ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंडक्टिव पाथवे में क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन करना होता है हमें एयर कंडक्शन से अगर साउंड आ रहा है तो, क्योंकि एयर से वो फ्लूइड मीडियम में जा रहा है तो 99% ऑफ साउंड तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एम्पलीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मिडिल ईयर का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयर कंडक्शन में, वरना साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। देन बोन कंडक्शन देखते हैं। तो जब स्कल वाइब्रेट करता है ना तो कॉक्लियर फ्लूइड मूव करता है। अब कॉक्लियर फ्लूइड जब मूव करता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करती है, और बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करने के बाद ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई अफेक्ट होता है, देन ऑडिटरी पाथवे से बाकी सिग्नल्स जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई से क्या अटैच्ड है? कॉक्लियर नर्व। तो वहाँ से फिर ऑडिटरी पाथवे आ जाता है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में अल्टीमेटली साउंड पहुँच जाता है। तो ये सेंसरी और न्यूरल पाथवे दोनों का मेजर होता है बोन कंडक्शन, क्योंकि सेंसरी में जा रहा है पहले, कॉक्लिया में, बेसिलर मेम्ब्रेन और कॉक्लिया ये सब में, उसके बाद ऑडिटरी पाथवे, तो न्यूरल पाथवे हो गया। अब कौन सा कंडक्शन बेटर होता है हमेशा? तो बोन कंडक्शन में भी मीडियम चेंज हो रहा है पर कोई एम्पलीफिकेशन तो नहीं है वहाँ पे, इसलिए एयर कंडक्शन हमेशा बेटर होता है, क्योंकि एम्पलीफिकेशन होता है मिडिल ईयर में। बोन कंडक्शन में भी मीडियम तो चेंज होता ही है ना, क्योंकि जब स्कल वाइब्रेट कर रहा है तो वो सॉलिड मीडियम है, और उसके बाद से फिर कॉक्लियर फ्लूइड मूव हो रहा था तो वो लिक्विड मीडियम है। तो इसलिए एयर कंडक्शन हमेशा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे एम्पलीफिकेशन होता है उसके साथ, मीडियम के चेंज होने के साथ। इससे पहले कि वो सेंसरी न्यूरल पाथवे में जाए वहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो जाता है मिडिल ईयर में। लेकिन ये कब तक होगा, एयर कंडक्शन पैटर्न कब तक होगा? जब तक कि मिडिल ईयर नॉर्मल है और साउंड मिडिल ईयर से जा रहा है तभी होगा ये, क्योंकि मिडिल ईयर अगर होगा ही नहीं, साउंड कंडक्शन में मिडिल ईयर का अगर रोल नहीं होगा तो फिर एम्पलीफिकेशन भी नहीं होगा। देन ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट देखते हैं। तो पहला टेस्ट है रिलीज टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलीज पॉजिटिव कब होता है? अगर एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होता है बोन कंडक्शन से। तो ये कब कब हो सकता है? एक तो नॉर्मल ईयर में हो सकता है, और एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हो सकता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में डेफिनेटली बोन कंडक्शन कम हो जाएगा इसलिए। तो कंपेयर करते हैं हम रिलीज टेस्ट में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को। और कॉमन पाथवे क्या होता है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में, यानी कि सेंसरी न्यूरल कंडक्शन में? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में सेंसरी न्यूरल पाथवे दोनों में कॉमन होता है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ना दोनों अफेक्ट होता है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही अफेक्ट होगा, क्योंकि कॉमन पाथवे है दोनों का। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मिडिल ईयर नॉर्मल है ना तो इनर ईयर भी नॉर्मल होगा, तो एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन होता है। और अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो मिडिल ईयर नॉर्मल रहेगा और ईयर इनर ईयर डिफेक्टिव होगा,
तो उस कंडीशन में भी एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन होगा, क्योंकि बोन कंडक्शन बस अफेक्ट हुआ है। अब नॉर्मली में तो वही चीज़ आ गया ना कि मिडिल ईयर एम्पलीफाई कर रहा है, इसीलिए एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। देन अगर एयर बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन है, बोन कंडक्शन अगर बेटर है तो रिनीज टेस्ट नेगेटिव बोलते हैं हम उसको। और बोन कंडक्शन क्या सिग्निफाई करता है? सेंसरी न्यूरल पाथवे को सिग्निफाई करता है। तो अगर बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन है तो बोन कंडक्शन अच्छा है, यानी कि सेंसरी न्यूरल पाथवे अच्छा है, तो इसलिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। मतलब सेंसरी न्यूरल में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली कंडक्टिव है। इसलिए रेनीज टेस्ट अगर नेगेटिव आता है ना तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं हम इसे। अब एक क्वेश्चन है कि अगर सिवियर डिफेक्ट है राइट ईयर में, सेंसरी न्यूरल पाथवे में राइट ईयर के, तो एयर कंडक्शन में साउंड सुनाई देगा क्या और बोन कंडक्शन में सुनाई देगा क्या? एयर कंडक्शन में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सेंसरी न्यूरल पाथवे हमेशा ही इन्वॉल्व रहता है। तो एयर कंडक्शन में अगर कंडक्टिव पाथवे से साउंड चला भी जा रहा है तो सेंसरी न्यूरल पाथवे में तो जा ही नहीं रहा है, वो अल्टीमेटली तो ब्रेन में पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर हमें कैसे सुनाई देगा? नहीं सुनाई देता इसलिए। और बोन कंडक्शन में सुनाई देगा क्या? हाँ देगा, क्योंकि बोन स्कल जब वाइब्रेट करता है ना तो कॉक्लियर फ्लूइड जो मूव करता है वो दोनों कानों का एक साथ मूव करता है, तो इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होता है दूसरे ईयर में ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हो जाता है उसके थ्रू, कॉक्लियर फ्लूइड के थ्रू। इसलिए बोन कंडक्शन बेटर होता है एयर कंडक्शन में। इन केस अगर सिवियर डिफेक्ट भी होता है ना राइट ईयर में, तो भी बोन कंडक्शन बेटर आएगा, किससे? एयर कंडक्शन से। पेशेंट किससे हियर कर रहा है? अदर ईयर से। तो फॉल्स रिली नेगेटिव आता है। तो फॉल्स रिली नेगेटिव एक्चुअल में CHL नहीं है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स रिली नेगेटिव बोलते हैं। बट एक्चुअली ये क्या है? सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। जबकि नॉर्मल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि मिडिल ईयर इतना एम्पलीफाई कर देता है ना साउंड को कि एयर कंडक्शन अल्टीमेटली अपना सुनाई दे देता है, और बोन कंडक्शन से ज़्यादा ही सुनाई दे देता है। तो ये सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ही ऐसा होता है कि दूसरे कानों से पेशेंट सुनता है, और इसलिए वो बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन हो जाता है। तो अगर सिंपल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो पेशेंट को एयर कंडक्शन होगा एम्पलीफिकेशन के कारण। तो अगर फॉल्स रिनी नेगेटिव है ना तो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है ये। क्यों हो जाती है? क्योंकि सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और हम कंडक्टिव सोच के कुछ और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डिफेक्ट जो होता है पिना में वो साइट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक करेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद कैसे करेक्ट करेंगे हम? पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में तो नर्व डिफेक्ट होता है ना। और सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में सेंसरी न्यूरल जो इन्वॉल्वमेंट है वो अलग अलग डिसीजेस में हो सकता है। और सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है ना वो ज़्यादातर रिवर्सिबल नहीं होता है, और अगर कुछ डिसीजेस का एंड स्टेज आ गया है तो फिर तो डेफिनेटली रिवर्सिबल नहीं होगा। अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस सडन होता है तो वो किस किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि ईडिमा आ जाता है, फिर इश्चीमिया हो जाता है उससे, तो नर्व सिवियरली अफेक्ट हो जाती है, उसके कारण सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। और उसको रिवर्ट बैक किया जा सकता है इमीडिएट ट्रीटमेंट से। तो उसके लिए क्या करते हैं? ईडिमा के लिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं हम। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ये सब को हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड कि हम कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हम देख रहे हैं किसी पेशेंट में, और अगर हम डिटेक्ट नहीं करते तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये हम देखते हैं कि क्यों मेडिकल इमरजेंसी है सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो एक क्वेश्चन है ये कि पेशेंट टिल यस्टरडे अच्छा था, उसके बाद फिर वो मार्केट गया, ऑफिस गया, टीवी देखा, उसके बाद फिर वो सो गया, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो ये फील कर रहा है कि वो प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा है। और ट्यूनिंग फॉर टेस्ट में क्या पता चला है कि बोन कंडक्शन बेटर देन है एयर कंडक्शन। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कंडक्टिव पाथवे में ही डिफेक्ट है, अगर हम फॉल्स रेनी नेगेटिव को पहचानते नहीं हैं, तो हम अगर कंडक्टिव पाथवे में डिफेक्ट सोच के उसको एंटी एलर्जिक्स दे देते हैं, और एक हफ्ते बाद फिर वो पेशेंट आता है कि मुझे अभी भी हियरिंग लॉस है बोल के, तो हम अगेन ये सोचते हैं, फिर से रेनी टेस्ट लेते हैं, नेगेटिव आता है, CHL सोचते हैं, फिर एंटी एलर्जिक्स का डोज बढ़ा देते हैं,
देन 2 हफ्ते बाद फिर से वो आता है और हमें पता चलता है कि सिवियर सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस है उसका। बाद में हम उस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि कहीं वो फॉल्स रीनी नेगेटिव तो नहीं है। तो अगर 2 हफ्ते बाद हमें ये पता चलता है तो पेशेंट की हियरिंग लॉस हो चुकी होती है पूरी तरीके से, और हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ होता है, हमने ध्यान नहीं दिया 2 हफ्ते तक। तो ये इस तरीके की इमरजेंसी होती है, तो इसलिए फॉल्स रीनी नेगेटिव को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रीनिंग नेगेटिव आया है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या फिर सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसको हमको रूल आउट करना होता है इमीडिएटली कि इन दोनों में से कौन सा है, तभी हम इमीडिएट ट्रीटमेंट करके पेशेंट को बचा सकते हैं, नहीं तो उसका जो हियरिंग डैमेज है वो परमानेंट हो जाएगा। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बहुत कॉमनली आते हैं ऐसे पेशेंट, तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ आते हैं हमारे ओपीडी में, किसी के भी ओपीडी। क्वेश्चन है एक और, एक स्टूडेंट को सीवियर इन्फेक्शन हुआ था जनवरी में। देन उसने कांटेक्ट किया डॉक्टर को मई में, और 1 ईयर में उसकी हियरिंग ना चली गई थी, और चाइल्डहुड में चली गई थी उसकी एक हियरिंग तो पहले ही, क्योंकि उसका मेनिंजाइटिस हो गया था, तो दूसरे ईयर में उसकी हियरिंग चली गई थी। अच्छा, अभी जो है ना 1 ईयर में हियरिंग चली गई थी, और पहले चाइल्डहुड में दूसरे ईयर की वो हियरिंग भी चली गई थी। तो फिर उसने मैसेज किया कब, मई में मैसेज किया ना, जब दूसरे ईयर की भी हियरिंग चली गई, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि वो नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऐसा हो रहा होगा। धीरे धीरे उसका हियरिंग लॉस हुआ था तो उसने ध्यान नहीं दिया। अब ये स्टूडेंट क्या है, इसका सीवियर सेंसरी हियरिंग लॉस हुआ था और उसकी हियरिंग टोटली जा चुकी है। अब ये स्टूडेंट स्टेथोस्कोप भी यूज़ नहीं कर सकता। वो नीट पीजी की तैयारी करता था, उसने नीट पीजी दिया भी, पर अब वो स्टेथोस्कोप नहीं यूज़ कर सकता है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांटेशन तभी किया जाता, अगर करते हैं हम तो भी स्टेथोस्कोप इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट पे वो यूज़ किया जा सके। तो इसलिए वो अब भी सुन नहीं सकता है, और वो पता नहीं अपना प्रोफेशन कैसे करेगा। मेडिकल प्रोफेशन से अपना प्रोफेशन चेंज करना होगा, आई गेस। सो सच थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनकी हियरिंग को बचाएं अगर वो पेशेंट आपके पास आता है तो इसलिए सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है वेबर्स टेस्ट से। वेबर्स टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।